एंड में लेक्चर के मुझे ना चैट बॉक्स चाहिए होगा खुला हुआ, तो आप फिर मुझे ना एंड में आपको कहूँगी तब हो गया। चैट बॉक्स मतलब स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन करना। वो ये आपके अभी म्यूट कर दें या रहने दो? नहीं, अभी म्यूट करते हैं। वीडियो चाहिए आपको? हाँ, स्टूडेंट्स के बता दें। वो तो ऑलरेडी हटी है। आइए बेटा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today's topic of lecture is on blood transfusion. This is a very important topic as you all know. ER के अंदर बेटा आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले आते हैं, या इवन वार्ड्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो you should know about blood transfusion a little bit in detail. So this is very important topic. कई दफा एग्जामिनर्स इस टॉपिक को जो है वो कुछ आपसे बेसिक बातें पूछना शुरू हो जाते हैं। दो ये आपके जो रॉबिन्स मीडियम है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपके लेवल के हिसाब से ये तैयार किया है। होप आप सारे मेरे साथ रहेंगे इसके अंदर। So what is transfusion? Transfusion is basically safe transfer of blood components from a donor to a recipient. Who is a donor? Donor is someone who donates blood. Who is a healthy person who is donating blood to a patient? Who is recipient? Recipient is a patient. So remember the terms donor देने वाला, recipient लेने वाला, blood लेने वाला. Now what are the blood group systems? Basically there are many blood group systems worldwide such as ABO, MNS, RH system, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Diego, Kidd, and so on. But the most important blood group systems that are most prevalent are ABO blood group system and RH blood group system. So we will focus on them. ABO system. बेटा एबीओ सिस्टम हम सबका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारा एबीओ सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है, देयर आर 4 मेन सब टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन सी 4 मेन सब टाइप्स हैं? ब्लड ग्रुप ए, आप में से कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप बी होगा, कुछ ए बी, और पॉपुलेशन में कुछ लोगों का ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये क्या है? ए बी ओ सिस्टम, ए बी ओ और ए बी। सो दिस इज एबीओ सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए एंड और बी एंटीजेंस ऑन रेड सेल्स। आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं कि क्या हमारे रेड सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस पड़ी हुई किस टाइप की हैं। ए टाइप की हैं तो लेबल कर देंगे ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप की है तो लेबल करेंगे ब्लड ग्रुप बी। अगर कोई एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लेबल करेंगे? ब्लड ग्रुप ओ। बेटा ये जो कोई एंटीजेंस वाली मैंने बात की कि कोई एंटीजेंस नहीं प्रेजेंट होंगी, ये बात थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लैंडस्टीनर्स लॉ बेसिकली ये है कि एंटी ए and or anti-B antibodies are always present in plasma of individuals who lack corresponding antigens on their red cells. इस बात का क्या मतलब है कि आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजेंस लगी हुई हैं, तो आपके ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? बी एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज। वाई? ताकि आपके ब्लड के अंदर अगर कहीं से भी बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड आए तो फौरन इसको कोगुलेट करके उन सेल्स को खत्म कर दिया जाए। तो ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी एंड सो ऑन। जिस तरह बेटा ये चार्ट है, इसमें देखिए मेरे साथ रहिएगा। ब्लड ग्रुप ए, ये लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप बी, दिस इज ब्लड ग्रुप ए बी एंड दिस इज ब्लड ग्रुप ओ। तो रेड ब्लड सेल टाइप्स क्या है, किस तरह से बनती हैं कि if RBCs have a particular antigen on them, we label them antigen A. अगर ये इस तरह की एंटीजेंस होंगी तो वो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। इफ दोनों ए और बी टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट होंगी तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। और ये जो आरबीसी है इसको ब्लड ग्रुप ओ कह देंगे, जिसके ऊपर ना ए आइडेंटिफाई हो रही है एंटीजन, ना ही बी एंटीजन आइडेंटिफाई हो रही है। अच्छा बेटा इनके ऊपर एंटीजेंस जिस तरह मैंने भी आपको कहा, ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर है ब्लड ग्रुप बी, ए बी है तो ये ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। और ये ओ बेटा बेसिकली अब ये बात गौर से सुनिएगा,
बेसिकली एक एक एंटीजन प्रेजेंट होती है हम सबके सारे सेल्स के अंदर, जिसको कहते हैं एच एंटीजन। ये जो मैंने लिखी है ना एच एंटीजन, ये एच एंटीजन एक बेसिक सा मॉडल एंटीजन पड़ी हुई है सब सेल्स के ऊपर। होता यह है कि हमारी जेनेटिक मेकअप के अंदर अगर लिखा हुआ है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बनना है, तो ये जो एच एंटीजन है ये मॉडिफाई होके ए एंटीजन बना देंगे, और वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हमारे जेनेटिक मेकअप में लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप बी बनना है हमारा, या जिस तरह मैं हूँ ब्लड ग्रुप बी है मेरा, तो मेरे जो ओ सेल्स है, एच एंटीजेंस है सारी की सारी, एच एंटीजेंस जो है वो मॉडिफाई होके बी एंटीजेंस बना देंगे और मेरा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो जो एच एंटीजेंस है वो अनऑल्टर्ड पड़ी रहेंगी, उनके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी, जैसे ओ सेल्स के अंदर होता है कि एच एंटीजेंस लगी होती है, वो बेसिक मॉडल एंटीजन चिपकी हुई है इसके साथ, बट वो आगे इसकी जो है ना स्पेशलाइज्ड एंटीजन इसने नहीं बनाई ए और बी, तो हम ऐसे सेल्स को ओ सेल्स कह देते हैं जिनके अंदर सिर्फ एच एंटीजन तो जरूर पड़ी हुई होती है, लेकिन ए और बी के अंदर मॉडिफाइड एंटीजेंस नहीं होती। तो बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनके रेड सेल्स के ऊपर एच एंटीजन होती है, ए और बी नहीं होती। और हमारे जो रूटीन का ब्लड ग्रुपिंग है उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, उसके अंदर हम एंटी ए एंटीजन एंटी सीरास जो डालते हैं उसमें ए बी और ए और बी डालते हैं ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए, तो उसमें ना इसके ऊपर ए एंटीजन है ना ही इसके ऊपर बी एंटीजन है, तो इसलिए वो जब दोनों ही कोगुलेशन नहीं करते तो हम कह देते हैं ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक, अच्छा जी। सो ओ वाले जो है वो खाली सेल्स नहीं पड़े हुए, उनके ऊपर एच एंटीजन पड़ी हुई है। सो नाउ ब्लड ग्रुप ए यानी जिसके ऊपर एंटीजन ए लगी हुई है सेल्स के ऊपर, उस पेशेंट के ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी। कौन सी एंटीबॉडीज होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप है, ये दिस इज बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजेंस है, बट एंटीबॉडीज विल बी ऑफ ए टाइप, एंटी ए एंटीबॉडीज। नाउ ए बी ब्लड ग्रुप जिसके अंदर ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो हम इसे कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। इस पेशेंट के अंदर आपको कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी। ओके, इसी तरह ओ ब्लड ग्रुप है, ओ पेशेंट जो है जिसके अंदर कोई भी ना ए शो हो रहा है ना बी शो हो रहा है, उसको हम ओ कह देते हैं। तो ऐसा जो जिसमें कोई एंटीजन हमें ए या बी डिटेक्ट नहीं होती, उसको उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए एज वेल एज एंटी बी। तभी हम ओ ब्लड ग्रुप जो पेशेंट होता है उसके लिए ओ ही ढूंढते हैं, उसको हम ए या बी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर ऑलरेडी उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी पड़ी हुई होती हैं ओ वाले पेशेंट के अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें पता चल गया बेटा एंटीजेंस ऑफ एबीओ सिस्टम कौन कौन सी हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड एच एंटीजन, जो कि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर होती है। So they are expressed on RBCs, white cells, platelets and various body tissues. These antibodies हम समझते हैं कि सिर्फ ये जो ए बी और ओ सिस्टम है हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये सिर्फ हमारे आरबीसीज के ऊपर ही एंटीजेंस पड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप हम लेबल करते हैं। एक्चुअली ये आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड वेरियस बॉडी टिश्यूज के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस होती हैं आरबीसी, ये जो एंटीजेंस होती हैं। जिस तरह अगर किसी पेशेंट के किसी बंदे के जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो आरबीसीज के ऊपर तो ए एंटीजेंस पड़ी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा उसके वेरियस बॉडी टिश्यूज के अंदर भी ये एंटीजेंस पड़ी होंगी। बेटा तभी जब भी हम ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट होता है उसके अंदर हम ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो एंटीजेंस होती हैं ये और सेल्स के ऊपर भी पड़ी होती हैं। नाउ दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन वेरियस बॉडी सिक्रीशंस। जो लोग सिक्रीट करते हैं उनको क्या कहते हैं, सिक्रीटर्स। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो एंटीजेंस आरबीसी के ऊपर लगी हुई होती हैं ये क्या है, किस मटेरियल की बनी हुई है, ये कार्बोहाइड्रेट की, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। Group O cells have no antigens of ABO system, no antigens of ABO system, but do possess H antigen। जो भी मैंने आपको बात एक्सप्लेन की कि O के ऊपर ABO सिस्टम की कोई एंटीजन नहीं है, but there is always H antigen।
बेटा रिमेंबर ये कैपिटल H मैंने लिखा हुआ है, आगे आपको मजीद इसकी एक और बात बताऊंगी। एंटीबॉडीज ऑफ एबीओ सिस्टम कौन कौन सी हैं? एंटी ए एंटीबॉडीज एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। बाकी बातें अभी फिलहाल जो है वो देख लेते हैं थोड़ी सी। एंटी ए एंटीबॉडीज और एंटी बी एंटीबॉडीज दे आर नेचुरली अकरिंग, they are produced without immune stimulation, they effectively fix the complement, they are not present in newborn infants, newborns के अंदर at the time of birth नहीं present नहीं होती एंटीबॉडीज, लेकिन gradually ये produce होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। ओके, एबीओ एंटीबॉडीज कैन कॉज, एबीओ अगर इनकम्पेटिबल ब्लड हम लगा दें, आप सबको पता है क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। क्या रिएक्शन होता है? देयर में बी hemolytic transfusion reaction, acute graft rejection or hemolysis of red blood cells in ABO incompatible bone marrow transplantation. So now Bombay blood group, बेटा ये बड़ा ये अनकॉमन ब्लड ग्रुप है और ये पाकिस्तान में भी एक बेल्ट है, कराची और हैदराबाद में बहुत सारे लोग मिलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। होता ये है कि हम पेशेंट की ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी और एंटी डी किसके लिए होती है? एंटी डी होती है आरएच ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कि आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम पेशेंट का जब करवाते हैं ब्लड ग्रुपिंग तो हम देखते हैं कि जी वो पेशेंट ओ ब्लड ग्रुप, हम उसका जो है ना वो लेबल कर देते हैं कि ये ओ ब्लड ग्रुप पेशेंट है। अब ओ फिनोटाइप वाला जो पेशेंट है उसको जब हम ओ डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड रिएक्शन हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने ओ फिनोटाइप वाले पेशेंट को एक ओ ही डोनर का जब ब्लड लगाया है तो रिएक्शन क्यों हुआ है? वो रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके अंदर वो जो मैंने आपको बताया ना ओ के ऊपर बेसिक वाली एच एंटीजन पड़ी हुई है, वो एच एंटीजन भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। सो इंडिविजुअल्स विद बॉम्बे फिनोटाइप आर होमोजाइगस फॉर एच। मैंने भी आपको कहा था ना एच एंटीजन, याद रखिएगा वो कैपिटल एच था। बेटा जब भी कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर ये स्मॉल एच ये जीनोटाइप आ जाएगी तो फिर इन पेशेंट्स के अंदर जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर वो एच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगी, एच भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिनोटिपिकली ओ लगते हैं जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ना ए के साथ कोगुलेट होता है ना बी के साथ होता है, तो ओ फिनोटाइप जो है ना पेशेंट्स हम इन्हें लेबल कर देते हैं। लेकिन जीनोटिपिकली चूंकि ये पेशेंट्स के अंदर रिसेसिव जीन्स पड़ी हुई है एच एंटीजन के लिए, तो इन पेशेंट्स के अंदर वो जो बेसिक एच एंटीजन है वो भी प्रेजेंट नहीं हो रही होती। तो ये इन पेशेंट्स को जब भी ट्रांसफ्यूज होगा तो इसी जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले कोई डोनर ऐसे पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेट कर सकता है। तो बॉम्बे को बॉम्बे ही देगा ब्लड। So their red cells are not agglutinated by anti-A और anti-B। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम जब ब्लड ग्रुप निकालते हैं तो anti-A anti-B डालते हैं, कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई। जब कोई एग्लूटिनेशन नहीं होती तो हम कह देते हैं वो ब्लड ग्रुप है। So regardless of ABO phenotype, but they are not group O. They are actually not O, as they are also not agglutinated by anti-H. बेटा एक और एंटी सीरा होता है एंटी-H एंटी सीरा। तो ये एंटी-H एंटी सीरा ऐसे पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका बॉम्बे फिनोटाइप होता है। तो वो एंटी-H से भी अगर एग्लूटिनेट नहीं होते ना तो फिर हम उन्हें लेबल करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। एंटी-H जो ओ ब्लड ग्रुप है जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली ओ ब्लड ग्रुप है, वो एंटी-H एंटीजन से एग्लूटिनेट करेगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एंटी-H एंटीजन से एंटी-H एंटीबॉडीज से एग्लूटिनेट नहीं करेगा। नाउ द सीरम ऑफ बॉम्बे सब्जेक्ट्स कंटेन पोटेंट एंटी-H एंटी-A एंड और एंटी-B। बेटा अभी हमने देखा था ना पीछे कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है उनके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं? एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडीज पड़ी होती हैं। लेकिन जो बॉम्बे फिनोटाइप है ना उसके अंदर जो ये ओ जीनोटाइप वाले के ऊपर एच एंटीजन पड़ी होती है ना, बॉम्बे वाले के अंदर चूंकि वो भी नहीं है तो वो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज उसके ब्लड में पड़ी हुई है, एंटी-H एंटीबॉडीज भी इवन पड़ी हुई है। तो बॉम्बे वाले के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटी-A, एंटी-B एंड एंटी-H एंटीबॉडीज। ओके, I hope I am succeeded in telling you what is Bombay. So
who are secretors and who are non-secretors? Beta, secretors are person who secrete A, B, H antigen into body fluids. कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हमारी एंटीजेंस रिलीज होती हैं या एक्सक्रीट होती हैं? प्लाज्मा में, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूसेस, इन स्वेट, टीयर्स, मिल्क एंड सीमेन, इन सब के अंदर ये एंटीबॉडीज जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आरबीसीज के ऊपर भी आप डिटेक्ट कर रहे हैं. The ability is dependent on presence of dominant secretor gene. ये कौन लोग secrete कर सकते हैं? जिनके अंदर dominant secretor gene होती है, ये इन सारे fluids के अंदर secrete करते रहते हैं इन antigens को. 80% of individuals are secretors. Now another blood group system, that is RH system. ये भी बहुत important system है. बेटा World War I के अंदर हुआ ये कि बहुत सारे जो फौजी थे वो उनको कुछ ऐसी इंजरीज हुई जिनसे उनकी ब्लीडिंग होती थी और ब्लीड कर करके वो जो थे उनकी डेथ हो जाती थी. वर्ल्ड वॉर उन्होंने फिर ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि देखा कि अगर हम किसी हेल्दी फौजी का ब्लड जो है ना वो ऐसे फौजी में जिसको ऐसी कोई इंजरी है, जब तक उसे थिएटर में ले जाके ट्रीट ना किया जाए तब तक हम उसको किसी हेल्दी फौजी का ब्लड दे दें तो वो जो है ना बच जाते थे वो फौजी, मतलब उनकी सर्वाइवल फिर भी इंक्रीज हो गया. तो आहिस्ता आहिस्ता ये नोटिस किया गया कि कुछ लोग जिनको ट्रांसफ्यूज करते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो मर जाते हैं ब्लड देने के बावजूद. तो वहां से क्या हुआ, वहां से ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो आइडेंटिफाई हुआ कि अच्छा ये हर फौजी दूसरे फौजी को नहीं दे सकता. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो मैचिंग है that is very important. So blood group A can only donate to a person who has blood group A. So ABO system उस टाइम आइडेंटिफाई हुआ. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के बाद मजीद क्या हुआ, फिर भी कुछ जो पेशेंट्स थे जिनको ट्रांसफ्यूजन करते थे वो फिर भी उनकी डेथ हो जाती थी. फिर आइडेंटिफाई हुआ RH सिस्टम. RH स्टैंड्स फॉर रीसस. रीसस मंकी था जिसके अंदर ये सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई किया गया ब्लड ग्रुप सिस्टम. ये फिर ये नोटिस किया गया कि रीसस मैचिंग जो है ना ये भी बहुत जरूरी है कि इवन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ अगर पॉजिटिव रीसस है, किसी का RH है पॉजिटिव, तो उसको वो RH पॉजिटिव को ब्लड देगा तो फिर इसका सर्वाइवल बेहतर होगा. तो इस तरह करके ये सारी जो है ना ये हिस्ट्री अनवील हुई है. नाउ RH सिस्टम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. हम एबीओ के साथ RH आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं. नाउ RH सिस्टम इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. The antigens of RH system are एंटीजन ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसके ऊपर RH ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हो रही है वो RH पॉजिटिव है, यानी कि हम इस एंटीजन को कहते हैं RH फैक्टर. दिस इज कॉल्ड RH फैक्टर एंड द पेशेंट्स हु हैव RH फैक्टर दे आर लेबल्ड एज RH पॉजिटिव and the patients who don't present any antigen any RH factor they are called RH negative patients. तो आपका और मेरा ब्लड ग्रुप अब जब भी किया जाता है किस तरह होता है, हम किस तरह करते हैं, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव. बी इज फ्रॉम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव इज फ्रॉम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो बेटा जिन पेशेंट्स जो RH पॉजिटिव हैं उनके अंदर तो एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होंगी, लेकिन जो RH नेगेटिव पेशेंट्स हैं जिनके अपने पास कोई एंटीजन नहीं वो उनके अंदर RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी ताकि कोई भी ऐसा सेल ऐसी बॉडी के अंदर चला जाए जो RH नेगेटिव है तो उसको एग्लूटिनेट करके या हेमोलाइज कर देगा. ओके, सो RH एंटीबॉडीज, इसके अंदर RH एंटीबॉडीज होंगी, इसके अंदर RH एंटीबॉडीज नहीं होंगी. सो RH एंटीबॉडीज आर ऑफ इम्यून टाइप, दे आर IgG क्लास. छोड़ दें आप इस बात को. दे कॉज हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड दे डू नॉट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट contrary to ABO blood group system. So blood grouping हम किस तरह करते हैं बेटा, there are various methods जिससे हम ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ब्लड ग्रुपिंग कर लेते हैं, जिसमें स्लाइड मेथड है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इकोनॉमिकल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. फिर ट्यूब मेथड है, इसमें सिर्फ आपने ये स्लाइड है इसको स्लैब मेथड भी कहते हैं. स्लाइड को आपने रिप्लेस कर देना एक टेस्ट ट्यूब से, आप सारा प्रोसीजर वही को वही टेस्ट ट्यूब के अंदर करेंगे. ओके, इसी तरह एक और प्रोसीजर है जिसमें माइक्रोप्लेट मेथड है जिसमें हम माइक्रोप्लेट यूज करते हैं. फिर है कॉलम एग्लूटिनेशन और जेल टेक्नोलॉजी. एक और है सॉलिड फेज एडहेरेंस टेक्नोलॉजी. सो दीज आर बेसिकली 5 मेथड्स which are used in blood grouping. लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा स्लाइड एंड ट्यूब मेथड्स आर यूज्ड
बट बेसिकली स्लाइड मेथड इससे भी ज्यादा यूज होता है. Now what is slide and slam? Why slide and slam method is used? Because it is simple, it is cheap, it is very easy to perform, it is routinely used in blood banks. So beta, one drop of patient's blood and one drop of anti-sera. ये स्लैब आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ सबसे पहले हम पेशेंट के 2 ब्लड के ड्रॉप्स लेंगे, इसके ऊपर एंटी-सीरा ए डाला है और इसके ऊपर एंटी-सीरा एंटी-बी डाला है. सो इफ देयर इज नो एग्लूटिनेशन, इसका मतलब है कोई एग्लूटिनेशन नहीं है. जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना ए के अंदर एग्लूटिनेशन हुई है ना बी में हुई है, तो हम लेबल करेंगे ब्लड ग्रुप ओ. अगर ये एंटी-बी के साथ, एंटी-सीरा बी के साथ कोगुलेशन होती है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं एग्लूटिनेशन हो गई है, तो हम इसे लेबल करेंगे बी. क्यों? क्योंकि बी एंटीजेंस पड़ी हुई थी, इसका मतलब आरबीसी के ऊपर बी एंटीजेंस थी, जिसके ऊपर बाहर से हमने एंटी-सीरा बी डाला. एंटी-सीरा एंटीबॉडीज, एंटी-बी एंटीबॉडीज डाली है, तो उन्होंने उन एंटीजेंस, आरबीसी की एंटीजेंस के साथ एग्लूटिनेशन करके उन्हें एग्लूटिनेट करवा दिया. सो इसका मतलब है कि इस पेशेंट के अंदर बी, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसके अंदर बी एंटीजेंस है, क्योंकि हमने जब एंटीबॉडीज डाली उन्होंने एंटीजेंस के साथ रिएक्शन किया और एग्लूटिनेशन के फॉर्म में हमें विजिबली नजर आना शुरू हो गया. तो दिस इज ब्लड ग्रुप बी. इफ एग्लूटिनेशन अकर्स विद एंटी-सीरा ए, द ब्लड ग्रुप इज ए. ये बहुत सिंपल है, बी के साथ एग्लूटिनेशन हुई है, ब्लड ग्रुप इज बी. ए के साथ एग्लूटिनेशन हुई है, ब्लड ग्रुप ए. इफ द एग्लूटिनेशन अकर्स विद बोथ एंटी-सीरा ए एंड एंटी-बी, द ब्लड ग्रुप इज ए बी. बेटा ये जो सारा सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया, ये है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग. क्या है? फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग. नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एबीओ ग्रुपिंग. नंबर 1 इज सेल ग्रुपिंग and number 2 is serum grouping. The cell grouping is called forward grouping and serum grouping is called reverse grouping. बेटा इनमें फर्क क्या है? फॉरवर्ड ग्रुपिंग में अभी मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट के ब्लड लेंगे. ब्लड मींस आरबीसीज, आरबीसीज लिए और साथ में these are the anti-seras, you can see them, anti-A, anti-B and anti-D. anti-D is for RH identification, RH factor identification. So फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर पेशेंट का ब्लड लिया, ब्लड का मतलब है आरबीसीज आ गए आपके पास, आरबीसीज और साथ आप लेंगे एंटीसीराज ऐड करेंगे. एंटीसीराज क्या है? दीज आर एंटीबॉडीज. ये रिएजेंट से लिखा है ना, रिएजेंट ये है. सो दीज आर एंटीबॉडीज, दे एग्लूटिनेट और क्लम्प ए एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन ए सेल्स. सो द we will got to know that the patient has A blood group. तो ये है बेटा फॉरवर्ड ग्रुपिंग. रिवर्स ग्रुपिंग क्या है, अंदर क्या होता है? रिवर्स ग्रुपिंग में ये है कि हम पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा लेंगे. प्लाज्मा किस तरह जो है वो किया जाता है, उसका प्रॉपर एक मेथड है जिसके अंदर आप पेशेंट का ब्लड जब लेते हैं सिरिंज के अंदर, आप उसका सेल्स को अलग कर लेते हैं और पेशेंट के प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं. ओके, cells are being extruded from the plasma component. So जो प्लाज्मा है उसके अंदर फिर आप जो है वो कमर्शियली प्रिपेयर्ड, यू कैन सी ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड ए सेल्स एंड बी सेल्स हमारे पास होते हैं जो आप उसके अंदर ऐड करते हैं. तो पेशेंट के अंदर जो एंटीबॉडीज पड़ी हुई है किसी भी ब्लड ग्रुप की के खिलाफ एंटीबॉडीज पड़ी हुई है, उनके साथ कमर्शियली प्रिपेयर्ड रेड सेल्स दे विल do a reaction and they will agglutinate or clump, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप क्या है. So this is called reverse blood grouping. Reverse blood grouping के अंदर आप एंटीबॉडी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑफ ब्लड ग्रुप बी, तो मेरे अंदर कौन सी वाली एंटीबॉडीज होंगी? ब्लड ग्रुप बी का मतलब है कि मेरे अंदर एंटीजेंस बी पड़ी हुई आरबीसी के ऊपर, तो मेरे अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? एंटीबॉडीज विल बी ऑफ बी. ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज होंगी एंटी-ए एंटीबॉडीज. तो मेरे सीरम के अंदर कौन सी हैं? ए एंटीबॉडीज, रेडिली अवेलेबल, ऑलवेज यू नो रेडी टू अटैक ए सेल्स इफ दे एक्सीडेंटली एंटर इनटू माय सेल, इनटू माय बॉडी. सो ये जो एंटीबॉडीज हैं जो मेरे ब्लड के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट है, एंटी-ए एंटीबॉडीज, इनकी आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं. एंटी-ए एंटीबॉडीज अगर आइडेंटिफाई हो रही है मेरे ब्लड के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि इसेंशियली मेरा ब्लड ग्रुप इज बी. तभी बी है, तभी मेरे ब्लड के अंदर
एंटी ए एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ग्रुपिंग। ये हम रिवर्स जा रहे हैं सारा प्रोसेस, कि हमने प्लाज्मा के अंदर देख लिया कौन सी एंटीबॉडीज पड़ी है, उससे हमने देखा सोचा कि वो ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या है। सो कमर्शियली प्रिपेयर्ड ए एंड बी सेल्स आर यूज्ड इन रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। इसी तरह ये जिस तरह रिएजेंट सेल्स जो है ये दीज आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड आरबीसीज। बी सेल्स जो है अगर वो एग्लूटिनेट कर रहे हैं एंटी ए एंटीबॉडीज को, तो इसका क्या मतलब है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा पेशेंट के अंदर? ब्लड ग्रुप विल बी ए ब्लड ग्रुप। सो बेटा फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर हम पेशेंट के सेल्स ले रहे हैं, आरबीसीज, होल ब्लड कह लिया, तो होल ब्लड के अंदर एंटीसीरा डाल रहे हैं। एंटीसीरा ये हैं, इस कलर के होते हैं, ब्लू, येलो एंड क्लियर। सो इससे हमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया फॉरवर्ड ग्रुपिंग में तो बहुत आसान हो जाता है, जहां क्लैंपिंग हो गई वही ब्लड ग्रुप है। जिस तरह बी में हो गई तो बी ब्लड ग्रुप है, ए में हो गई ए ब्लड ग्रुप है, ए बी दोनों में हो गई ए बी ब्लड ग्रुप है। रिवर्स के अंदर ये है कि अगर ए के अंदर ए के साथ हुई है क्लैंपिंग, सो यू नो दैट क्लैंपिंग जो है वो एंटीबॉडीज के साथ हुई है। एंटीबॉडीज पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज, ए एंटीबॉडीज हैं। if there are A antibodies present in plasma, the patient is having B blood group. So if there is agglutination in A, then the blood group is B. If agglutination is in B, then the blood group is group A. And if the agglutination in both, इसका मतलब है ऐसे पेशेंट के अंदर दोनों एंटीबॉडीज पड़ी हुई थी, ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी, ए और बी एंटीबॉडी दोनों किसके अंदर होती है? ब्लड ग्रुप ओ। एंड इफ देयर इज नो एग्लूटिनेशन, इसका मतलब है किसी किस्म की कोई एंटीबॉडीज नहीं पड़ी हुई, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप ए बी। सो यू शुड मेमोराइज कि ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग है एंड दिस इज रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में वी टेक red blood cells of the patient, and in reverse grouping we take plasma from the patient and we test it. तो बेटा ये चार्ट है, थोड़ा डिटेल में है, ये वही सारी बात है जो आपने सब समझ ली। if ABO blood group is if blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. So in blood group A, in forward grouping, if there is positive result, positive is agglutination. If there is agglutination with anti-A, it means the patient has blood group A. If there is agglutination with anti-B, anti-sera, the blood group is B. But in ये हम देखते हैं इसको ब्लड ग्रुप बी के अंदर ए सेल्स व्हेन एडेड इन रिवर्स ग्रुपिंग, तो क्या होगा? ए सेल्स के साथ एग्लूटिनेशन होगी बी के अंदर, ब्लड ग्रुप बी के अंदर। सो इन ए बी ब्लड ग्रुप इन फॉरवर्ड ग्रुपिंग वी विल गेट agglutination with anti-A, agglutination with anti-B, but there will be no agglutination in reverse grouping in AB blood group, क्योंकि उनके अंदर तो कोई एंटीबॉडीज ही नहीं पड़ी हुई। तो एंटीबॉडीज होंगी तो वो ए या बी सेल्स को एग्लूटिनेट करेंगी ना, तो जब एंटीबॉडीज ही नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन। जैसे यहाँ मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि देयर इज नो एग्लूटिनेशन, तो क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी। नाउ बेटा RH की भी हमने बात की। If there are antigen present on RBCs, RH factor present on RBCs, these are RH positive cells. And if there is no antigen present, this is RH negative. This is RH negative. Positive is written wrongly. RH negative blood group. So RH typing हम किस तरह करते हैं बेटा? ये anti-D, anti-sera हमारे पास commercially available है। हम पेशेंट के वी विल टेक 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट्स ब्लड और उसके अंदर हम एंटी-डी, एंटी-सीरा डालेंगे। एंटी-डी जैसे ही डालेंगे, इफ एग्लूटिनेशन अकर्स, इसका क्या मतलब है कि हमने जो एंटीबॉडीज बाहर से डाली हैं उन्होंने एग्लूटिनेट कर लिया इन एंटीजेंस के साथ। सो we got to know that the patient is RH positive. It means the patient के ऊपर RBCs के ऊपर एंटीजन RH फैक्टर पड़ा हुआ है। So the patient is RH positive. If no agglutination occurs, as in B cells, कोई agglutination नहीं होगी क्योंकि एंटीजेंस ही नहीं पड़ी हुई, तो एंटीबॉडीज किसके साथ रिएक्ट करेंगी? So if there is no agglutination, the patient is RH negative. So बेटा ट्रांसफ्यूजन के अंदर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है डोनर और रिसिपिएंट दोनों के ब्लड ग्रुप्स। अगर दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है, जिस तरह बी ब्लड ग्रुप अगर एक पेशेंट का रिक्वायर्ड है, पेशेंट है उसको चाहिए, तो एक ऐसा बंदा जिसका बी ब्लड ग्रुप है
वही उसको दे सकता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पेशेंट इज बी पॉजिटिव एंड डोनर इज ऑल्सो बी पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, क्या ये दोनों इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो सकता है? उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, इन दोनों के ब्लड्स की क्रॉस मैचिंग करते हैं, क्या ये कंपैटिबल है? So cross matching is a procedure performed prior to a blood transfusion to determine whether donor blood is compatible or incompatible with the blood of the recipient। जो blood ले रहा है उसके blood के साथ donor का blood compatible है या नहीं। If it is incompatible, the donor cannot donate blood to that particular recipient। So cross matching and pre-transfusion test। बेटा क्रॉस मैचिंग के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने चेक करना होता है पेशेंट ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म एंड ब्लड बैंक रिकॉर्ड्स फॉर रीजन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। आपको सबसे पहले रीजन ऑफ ट्रांसफ्यूजन पता होना चाहिए। नंबर 2, सबसे पहले परफॉर्म करना है एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग ऑफ पेशेंट। आपने सबसे पहले एबीओ आरएच ग्रुप निकाल लिया और फिर आपने चेक करना है वापस वो जो स्लिप आपके पास वार्ड से आई है ना, कि क्या वो मैच कर रहा है ब्लड ग्रुप जो मैंने अभी निकाला है ब्लड ग्रुप वो प्रीवियस ब्लड ग्रुप के साथ। नाउ थर्ड स्टेप पे ये कि पेशेंट का जो सीरम है इट इज स्क्रीन फॉर इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज। नंबर 4, कंफर्मेशन ऑफ एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर। एक दफा आपने रिसिपिएंट का सारा जो रिकॉर्ड है ब्लड ग्रुप वगैरह उसका आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप डोनर की कंफर्म करोगे एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप। अब जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, एक जैसा है, उसके बाद आप करेंगे क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग इज वेरी एसेंशियल स्टेप इन ट्रांसफ्यूजन। क्रॉस मैचिंग हैज 2 मेन स्टेप्स, मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग। बेटा मेजर क्रॉस मैचिंग के अंदर यू टेस्ट पेशेंट सीरम अगेंस्ट डोनर रेड सेल्स। डोनर के सेल्स एंड पेशेंट का सीरम, इन दोनों को आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इन दोनों को आपस में आप मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड यू चेक if there is any agglutination or there is no agglutination। if there is agglutination इसका मतलब है ये दोनों रिएक्ट कर गए आपस में, ये इनकॉम्पैटिबल ब्लड है, ये दोनों ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकती। और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुई इसका मतलब है कि ये ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। बेटा मेजर क्रॉस मैचिंग के अंदर पेशेंट का सीरम क्यों लिया है, पेशेंट के रेड सेल्स क्यों नहीं लिए, ये सोचने की बात है ना। पेशेंट का सीरम इसलिए लिया है कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 55% ऑफ जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज है वो कहाँ पे है, वो प्लाज्मा के अंदर है, सारी तैर रही हैं प्लाज्मा के अंदर। So the blood has a major component that consists of plasma। तो पेशेंट के अंदर इतना सारा प्लाज्मा है और उतनी ही सारी अगर एंटीबॉडीज उसके अंदर को प्रेजेंट हैं तो उतनी ही सारी एंटीबॉडीज हैं। अब 5 लीटर ब्लड है पेशेंट का जिसके अंदर आपने बाहर से 1 लीटर या कह लें 500 ml ट्रांसफ्यूजन के टाइम आपने ब्लड एंटर करना है। अगर वो जो 500 ml है जो डोनर डोनेट कर रहा है वो पेशेंट के ब्लड के अंदर आप डालते हैं और पेशेंट के सीरम के अंदर प्लाज्मा के अंदर पहले से ही बहुत सारी एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं, वो एंटीबॉडीज उस 500 ml के साथ क्या सलूट करेंगी, वो उनका हिमोलिसिस करेंगी, बॉडी की रिएक्शन हो जाएगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि वो इतनी सारी एंटीबॉडीज है जिन्होंने वो इतने थोड़े से सेल्स के साथ बहुत बुरा सलूट करना है और पेशेंट बेचारे का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाना है। तो मेजर क्रॉस मैचिंग के अंदर याद रखिए जो पेशेंट है उसका प्लाज्मा टेस्ट करेंगे अगेंस्ट डोनर रेड सेल्स, क्योंकि प्लाज्मा जो है पेशेंट के अंदर तो 5 लीटर के अंदर आपको देखे ना 55%, 2.5 लीटर से भी ज्यादा प्लाज्मा है और उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज है उसके अंदर। तो बाहर से जो थोड़े से सेल्स आ रहे हैं अगर वो इनकम्पैटिबल होंगे तो पेशेंट का प्लाज्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा। तो इन मेजर क्रॉस मैचिंग पेशेंट सीरम इज टेस्टेड अगेंस्ट डोनर रेड सेल्स। और माइनर क्रॉस मैचिंग के अंदर रिवर्स हो जाता है कि हम पेशेंट के सेल लेते हैं और डोनर का सीरम, इसके अंदर कोई माइनर एंटीबॉडीज पड़ी हैं उनको चेक करने के लिए। तो अगर ये मेजर क्रॉस मैचिंग जो है ये बहुत जरूरी है ताकि मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं उनसे हम बच सकें। बेटा प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, आपके लेवल पे बहुत होंगे, इनफ होंगे। सिंगल ट्यूब आपने याद रखना है, क्रॉस मैचिंग इज ऑलवेज डन इन सिंगल ट्यूब। इस ट्यूब को और करें, दिस इज अ सिंगल ट्यूब, ये ट्यूब आपने लिए सिर्फ इसके अंदर सारा कुछ आपने टेस्ट परफॉर्म कर लेना है।
A single tube cross match consists of 3 stages. कौन से 3 stages हैं? Compatibility test at room temperature, compatibility test at 37 degree centigrade and indirect antiglobulin test. बेटा क्रॉस मैचिंग के अंदर बस यही 3 काम है जो आपने सिंगल ट्यूब के अंदर कर लेने. Compatibility at room temperature, compatibility at 37 degree centigrade and indirect antiglobulin test. So बेटा ये देखिए ये ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर पेशेंट के सीरम के 2 ड्रॉप्स डाले और डोनर के आरबीसीज डाले, 1 ड्रॉप ऑफ डोनर आरबीसीज डाला, ऐड किया. उसके बाद आपने ये जो सिंगल ट्यूब है ना, इसके अंदर इन दोनों के कंपोनेंट्स आ गए हैं. अब आपने इसके ऊपर ये टेस्ट करना है. कंपैटिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, सबसे पहले आप रूम टेम्परेचर पे देखिए कोई एग्लूटिनेशन तो नहीं आई तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज कंपैटिबिलिटी टेस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. एग्लूटिनेशन का मतलब है कि इनकम्पैटिबल ब्लड है, याद रखिएगा. अब सेकंड स्टेप है कंपैटिबिलिटी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हम वाटर बाथ के अंदर इस ट्यूब को डाल देते हैं और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं. 1 घंटे बाद देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, थर्ड स्टेप के ऊपर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो थर्ड स्टेप पे हम चले जाएंगे इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के ऊपर. इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पे भी अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं आती तो फिर हम लेबल करेंगे कि ये कंपैटिबल ब्लड है. डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड आर compatible with each other, then transfusion is possible. तो इसके अंदर आपने देखा इंक्यूबेशन सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे, फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और उसके बाद जो है वो आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालना है, वही इंडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट करना है. और फिर उसके बाद इफ देयर इज नो एग्लूटिनेशन देन इट इज कंपैटिबल. इफ देयर इज एग्लूटिनेशन, जैसे इसके अंदर है कि एग्लूटिनेशन हो गई है, तो फिर जो है इट इज इनकम्पैटिबल, द ब्लड इज इनकम्पैटिबल. ये हम छोड़ देते हैं. बेटा देयर आर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दैट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड. अभी हमने बात की 55% ऑफ हमारे जो ब्लड है दैट इज प्लाज्मा, 1% are white blood cells and platelets, very thin percentage, and 44% are red blood cells. बेटा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफ्यूज हो सकते हैं? दे आर पैक्ड रेड सेल्स. पैक्ड रेड सेल्स कौन से हैं? जिसमें से आपने प्लाज्मा निकाल दिया, सिर्फ आरबीसीज रह गए हैं. ग्रेन्युलोसाइट कॉन्सेंट्रेट, एज द नेम इंडिकेट, दीज आर डब्ल्यूबीसीज. ये बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप जो है ट्रांसफ्यूज करते हैं. नंबर 3 इज क्रायोप्रेसिपिटेट, नंबर 4 प्लाज्मा कंसेंट्रेट एंड नंबर 3 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. ये सारे ब्लड कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन में, these are the blood components that are used in transfusion. Okay, that's all for today. बाकी बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.